नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं स्वाति तिवारी जी द्वारा लिखी एक बहुत ही संदेशप्रद कहानी, मृग तृष्णा। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी युवती नीरजा की कहानी है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने कोख में पल रहे बच्चे को नष्ट करवा देती है। पति को छोड़कर चली जाती है, किंतु पति के प्यार को भूल नहीं पाती है और 10 वर्ष बाद भी आशा करती है कि पति भी उसकी यादों में बिखर कर उसके वापस लौटने की राह देख रहा होगा और उसे वापस देखकर तड़प कर उसे बाहों में समेट लेगा। लेकिन जब वह पति अरुण को उसकी दूसरी पत्नी अंजलि और बेटे बंटी के साथ खुश देखती है तो स्वयं को बहुत अकेला और हारा हुआ पाती है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी, और इस कहानी को सुनने के बाद अपने विचार और सुझाव अवश्य भेजिएगा। आसमान छूने की मेरी अभिलाषा ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन भी खींच ली, पर तब मैं ज़मीन को देखती ही कहाँ थी। मैं तो आसमान को ताकते हुए अपना लक्ष्य पाना चाहती थी। तब अगर कुछ दिखाई देता था तो वह केवल दूर दूर तक फैला नीला आसमान, जहाँ उड़ा तो जा सकता है पर उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऊंचाइयों का कब स्पर्श हुआ है? जब हाथ उठाओ वे और ऊंची उठ जाती हैं, मरीचिका की तरह। जमीन चाहे ऊबड़ खाबड़ हो, पर उसका स्पर्श हमारे पैरों को खड़े रहने का आधार देता है। पर यह एहसास तब कहाँ था? आज 10 वर्षों बाद उसी शहर में लौटना पड़ रहा है और जीवन की किताब का वह पृष्ठ जो मैं यहाँ से जाते वक्त फाड़ कर फेंक गई थी, आज वही पन्ना हवा के झोंके से उड़ाए पत्ते की तरह फिर मेरे आंचल में आ पड़ा है। जैसे जैसे इंदौर पास आ रहा था, मेरी धड़कन अनजाने भय से तेज हो रही थी। पता नहीं अरुण लेने आते भी हैं या नहीं। 10 वर्ष लंबा अंतराल हमारे मध्य से गुजर गया है। देवास के बाद वही जाना पहचाना रेल रूट, धड़धड़ाती हुई ट्रेन मन के अंदर भी दौड़ रही थी। दिल की धड़कनें तेज और तेज हो गईं। बस आने ही वाला था इंदौर स्टेशन। अरुण, 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 बस यही एक नाम दिलो दिमाग में गूंज रहा था। एक पल को लगा 10 साल अरुण से अलग रहकर भी अविनाश का साथ होने के बावजूद शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब अरुण यादों में ना आया हो। मैं नहीं भूल पाई उसे। शायद आज भी मैं अरुण से प्यार करती हूँ। अविनाश तो बस। गाड़ी स्टेशन पर रुकते ही नज़र बेचैनी से अरुण को तलाश कर रही थी। अरुण सामने से हाथ हिलाते हुए दिख गया। मैंने भी हाथ हिलाया। गाड़ी से उतरते ही अरुण ने हाथ मिलाया। हाथ पकड़ते ही मुझे लगा अरुण 10 साल के विरह में दोनों हाथ फैलाएगा, मुझे बाहों में समेट लेगा और कहेगा, मैं जानता था तुम ज़रूर वापस आओगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो नीरजा, कैसी हो? अरुण ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक ही हूँ, छोटा सा उत्तर दे मैं चुप हो गई थी। अरुण सहज था, पर मैं उसके हेलो से आहत हुई थी। बगैर ज़्यादा कुछ कहे मैं अरुण के साथ आगे बढ़ गई। अटैची गाड़ी की डिक्की में रख अरुण ने कहा, चलें? मैं चुपचाप अरुण के साथ वाली सीट पर आ बैठी थी। उसका चेहरा शांत था। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकाल कर वह मुझे बरसों पुराने हमारे फेवरेट कॉफ़ी हाउस में ले गया। मैं सोच रही थी कि अरुण वहाँ ले जाकर उन पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना चाहता है। मैंने ध्यान हटाना चाहा उन बातों से। कितना बदल गया है कॉफ़ी हाउस। हाँ नीरजा, समय के साथ बदलाव आ ही जाते हैं। देखो, तुम भी तो पहले से मोटी हो गई हो। हाँ, कुछ बदलाव ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। मोटा होना भी उन्हीं अनचाहे बदलावों में शामिल है। यहाँ आकर गुजरे हुए लम्हों को फिर से जी लेने का मन होने लगा। कॉफ़ी के साथ अरुण ने कटलेट का भी ऑर्डर दिया था। कटलेट उसे पसंद नहीं थे, पर उसने बड़े शौक से खाए। तुम्हारा स्वाद भी बदल गया है अरुण। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? एकदम बढ़िया, अरुण मुस्कुराते हुए बोला। और तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। इस बार मुझे मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सोचा इसी बहाने कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। कब से काम शुरू कर रही हो? अरुण ने बिना किसी उत्साह के पूछा।
शायद कल से, मैंने सहर्ष बताया। तुम फ्री हो ना अरुण? बस आज किसी तरह कुछ घंटे निकाल पाया हूँ। नहीं निकालता तो तुम समझती कि मैं अब तक नाराज हूँ तुमसे। मैं एक बार फिर आहत हुई थी कि अरुण के पास आज भी मेरे लिए समय नहीं है। मैं चाय खत्म कर उठ खड़ी हुई थी चलने के लिए। गाड़ी में बैठते ही अरुण ने पूछा था, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? घर? हाँ हाँ, पर किसके घर? अरुण ने पूछा। अपने घर अरुण, एक बार मैं फिर देखना चाहती हूँ उस घर को। अरुण ने गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी देर में हम उसी घर के सामने थे। मैं उतरने लगी तो अरुण ने रोका। बाहर से ही देख लो नीरजा, यह घर तो 8 साल पहले ही हम बेच चुके हैं। क्या? हाँ। तो अब कहाँ रहते हो? विजयनगर में। यह कोई नया नगर है क्या? नया नहीं है, अब वहाँ हमारे पास फ्लैट है। क्यों बेचा अरुण? मैं नहीं तो तुम तो जुड़े रहते इस घर से। मैं मन ही मन सोचने लगी। एक बार फिर मैं आहत हुई थी। तभी गाड़ी होटल श्री माया के सामने रुकी। अरुण ने रिसेप्शन पर पूछताछ की और मेरा सामान रूम में पहुंचवा दिया। मैं मौन रही। मुझे लगा कि अरुण मुझे घर नहीं ले जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी अस्त व्यस्त जिंदगी मेरे सामने उजागर हो। अपने टूटे दिल और बिखरे घर को वह समेट नहीं पाया होगा अब तक, इसीलिए घर की बजाय होटल में छोड़ रहा है। मैं चलता हूँ नीरजा, तुम अभी यहीं पर हो तो मुलाकात होगी ही। अगर कुछ परेशानी हो तो इन नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, यहाँ के बेक्ड मशरूम स्पेशल हैं, लंच में ज़रूर ऑर्डर देना। मैं चलता हूँ। वह जल्दी में था। मेरा जवाब सुने बगैर ही चला गया। अगर अरुण की जगह अविनाश ऐसा करता तो मैं तूफान खड़ा कर देती, पर अरुण के इस बर्ताव पर उदासी ने मुझे घेर लिया था। मैं रूम लॉक करके लेटी तो झपकी आ गई। 2 घंटे बाद आँख खुली तो उठने का मन नहीं हुआ। एक मनहूसियत सी पसरी थी कमरे में। मैं सोच कर आई थी कि अरुण को पछतावा होगा मुझसे अलग होने का, पर एक औपचारिक व्यवहार के अलावा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अब क्या करूं? यही सोचते हुए उठी, चाय का ऑर्डर दिया और नहाने चली गई। नहाकर थोड़ा फ्रेश लग रहा था। मैं तैयार हुई और कैमरा लेकर होटल से बाहर आ गई थी। रिक्शा ले राजबाड़े तक जाने का मूड बनाया। इतने सालों बाद राजबाड़े को नए स्वरूप में देखा तो कई फोटो खींच लिए। अकेले घूमने में मज़ा नहीं आ रहा था। कितना घूमती थी मैं अरुण के साथ राजबाड़े और सराफे में। रबड़ी, देसी घी की जलेबी, कितना स्वाद है यहाँ के खाने में। चाट, पकौड़े, समोसा, सब कितना पसंद था मुझे। यादों के झुरमुट में भटकते हुए मैं उसी चाट हाउस के सामने पहुँच गई थी, पर अकेले खाने का मन नहीं हुआ। कुछ देर रुक कर खाती हुई भीड़ के फोटो लिए और पलटने लगी तो अरुण की आवाज़ सुनाई दी, ए नीरजा रुको। पलटी तो अरुण मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं रुक गई। बगैर कुछ खाए जा रही हो? जानती हो तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक दुकान वाला पूछता था कि आपके साथ वो चटोरी मैडम नहीं आती अब। मैं मुस्कुरा दी। हल्की सी चपत लगा देती, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाई। अरुण मेरे हाथ में पेटिस चटनी का दोना पकड़ाकर एक छोटे से बच्चे को लेने आगे बढ़ गया। एक खनकती हुई सी आवाज़ सुनाई दी थी, अरुण देखो बंटी कहाँ है। मैंने आवाज़ की तरफ देखा। दुबली गौरवर्णी सुंदर सी स्त्री अरुण से बच्चे को गोद में ले रही थी। वे तीनों मेरे पास आ गए थे। अरुण ने परिचय करवाया, नीरजा ये अंजलि है, माय वाइफ, और ये हमारा बंटी। और अंजलि, नीरजा को तो जानती ही हो। हेलो, हाय। अंजलि, अंजलि माय वाइफ, मेरे कानों में सीसा सा उड़ेलते हुए शब्द थे। अरुण ने शादी कर ली, उसका बेटा भी है। सुबह 2 घंटे साथ रहा पर बताया तक नहीं। मैं भी बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। बेटा सचमुच बहुत प्यारा है, एकदम अरुण की तरह। मैंने पर्स में हाथ डाला और 500 का एक नोट बच्चे को शगुन कहकर पकड़ा दिया। पैरों में अब मानो ताकत नहीं थी। मैं फिर मिलने का वादा कर होटल लौट आई। सारे रास्ते अंजलि माय वाइफ शब्द मेरा पीछा करते रहे।
मैं थक गई थी खुद से लड़ते लड़ते। मैं अब भी अरुण से बंधी हूँ, मन से। और अरुण? होटल पहुंचकर मैंने लंच नहीं लिया और डिनर लेने का अब मन नहीं था। कमरे में लौटकर मैं निढाल हो पलंग पर पड़ी रही। खूब रोई भी। इतना तो शायद जब अरुण से अलग हुई तब भी नहीं रोई थी। कमरे में अंधेरा पसरा था, पर मन लाइट जलाना नहीं चाहता था। अंधेरे में जो मानक गढ़े और जिनको आधार बनाकर मैंने अपने भविष्य को गढ़ा था, उससे यदि मैं खुश और सुखी रह सकती तो आज रोती ही क्यों? कितना सहज सरल जीवन था जो अरुण के आगोश में सुरक्षित सा था, पर महत्वाकांक्षा उछाले मार रही थी। गृहस्थी के दायित्व कुछ थे ही नहीं, पर तब भी मैं उस बंधन से मुक्ति मांग बैठी थी। लेकिन समय ने मेरे सारे मुगालते दूर कर दिए। आज अरुण, अंजलि और उनके बच्चे को जिंदगी जीते हुए देखा, तभी से लगा मैं हार गई। अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद भी हार महसूस कर रही हूँ। मैं केवल स्टिल फोटोग्राफी में ही करियर बनाती रही। नाम, यश, पैसा, क्रिएशंस, कितने शब्द थे मेरी महत्वाकांक्षा की डिक्शनरी में। पर असल तस्वीर तो अंजलि ने बनाई है अरुण की, बंटी के रूप में। रचना भी वही और सृजन भी। स्त्री के स्त्रीत्व का अनमोल क्रिएशन मैं नहीं कर पाई। शायद अविनाश न आया होता जीवन में तो महत्वाकांक्षा यूं प्रबल नहीं होती। करियर के लिए मातृत्व को दांव पर न लगाती। पर तब एक ही जिद थी कि नहीं चाहिए अभी बच्चा। मैं एबॉर्शन पर अड़ी रही थी। अरुण रो दिया था मेरे फैसले पर। अरुण चाहता था कि मैं माँ बनूं, पर मैं नहीं चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ, पर अविनाश के साथ शादी ही नहीं की तो वह बच्चे के लिए क्यों तैयार होगा? मैं उदासी से बचना चाहती थी, इसलिए होटल की छत पर आ गई। तारे टिमटिमाते हुए आसमान में मैं ढूंढने लगी अपनी कोख से तोड़े उस अंकुर को, जो पता नहीं कौन सा तारा बना होगा। अचानक धीरे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलटी तो सामने अंजलि थी और अरुण बच्चे को संभाल रहा था। नीरजा, हम तुम्हें डिनर के लिए लेने आए हैं, फटाफट तैयार हो जाओ। अरुण बोला। मुझे? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। चलिए ना प्लीज़ नीरजा जी, एक बार हमारे लिए चलिए। अंजलि, मैं कल की लंच तुम्हारे यहाँ ही लूँगी, आज मुझे माफ़ कर दो। मैंने अंजलि के कंधे को हल्का सा थपथपाया था। आओ नीचे चलते हैं, यहीं कुछ साथ में लेते हैं। अरुण, तुमने बताया था ना यहाँ बेक्ड मशरूम बहुत अच्छा बनता है, चलो सब मिलकर टेस्ट करते हैं। वो मान गए। मुझे लगा उन्हें तो मानना ही था। दोनों में अहम जो नहीं है। अड़ियल स्वभाव तो मेरा था। इतने मान सम्मान से लेने आए और मैं नहीं गई। अरुण मुझे जानता है, मैं हूँ ही ऐसी। कमरे में लौट रही थी। रिसेप्शन पर चाबी लेने पहुंची तो पता चला अविनाश का 4 बार फोन आ चुका है। अविनाश को फोन लगाया। अविनाश से बात करके अच्छा लगा, मन से थोड़ा बोझ कम हुआ। बिस्तर पर पड़े पड़े सोचती रही। आज तक मैं भटक रही थी, लेकिन आज मैंने सत्य को पा लिया था। अपने भीतर के सत्य को अपने भीतर से ही पाना होता है। वह ढूंढने, मांगने या शब्दों से बयां नहीं होता, अनुभव से उतरता है। आज एक सत्य को मैंने बंटी को देखने के बाद खुद में पाया और पहचाना। और सचमुच कितना कड़वा होता है सत्य। फोटोग्राफी में अविनाश की मदद और गाइडेंस से तब मेरा काम चल पड़ा था। मेरी बातों, मेरे काम, मेरी कला में अहंकार झलकने लगा था। वह अहम ही तो था जो मेरे और अरुण के मध्य पसर गया था। वरना आज अंजलि नहीं, मैं नीरजा ही बंटी के साथ होती। क्यों हो गया ये सब? हमारे तो संबंध भी शुरुआत में अच्छे थे। हमने तो प्रेम विवाह किया था। आज समझ में आ रहा है, सेक्स और आपसी समझ जहाँ एक दूसरे के पूरक हैं, वहीं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर भी हैं। पर हम प्रेम विवाह के बावजूद बिना एक दूसरे की भावनाओं को समझे एक दूसरे के लिए धीरे धीरे अजनबी होते गए। तो क्या विवाह के शुरू के महीनों में जो कुछ था वह महज शारीरिक आकर्षण था? शायद हाँ, वह स्वाभाविक था। वहीं मैं चूक गई। यही तो वह समय था जब हमें एक दूसरे की रुचियों, शौक, पसंद नापसंद से जुड़ना चाहिए था। तभी पनपता वह प्यार जो मैंने अंजलि की आंखों में लबालब देख लिया था।
वही प्यार जो अरुण मुझे करना चाहता था, पर वह अब पूरी तरह अंजलि को अर्पित है। हाँ, यही प्यार है जिसे मैं ठुकरा कर चली गई थी। यही तो वह सिलसिला है जो आगे चलकर एक सुखी, सफल, लंबे वैवाहिक जीवन की नींव बनता है। मैंने नींव रखी ही नहीं और अब ध्वस्त अवशेषों पर आंसू बहा रही हूँ। आखिर कोई कब तक सहन करता? और यही हुआ अरुण के साथ। एक दिन अविनाश के आकर्षण में जमीन से ऊपर उठ गई और बिफर पड़ी अरुण पर कहाँ जानती थी कि पैरों के नीचे अब जमीन आएगी ही नहीं। क्या पाया मैंने, क्या खो दिया? यश, नाम, रुपया, स्वतंत्रता जैसे बड़े शब्द हैं जो मैं प्राप्ति के पलड़े में रख सकती हूँ, पर दूसरे पलड़े में एक सुंदर घर, बाहों में समेटता पति, मुस्कुराता बंटी आकर बैठ जाते हैं तो वह पलड़ा भारी होता चला गया, इतना भारी कि जमीन छूने लगा है। दूसरे पलड़े के हवा में लटकने का एहसास एक त्रासदी की तरह कड़वा लगा। यह एहसास इंदौर लौटने के बाद ही ज़्यादा कचोट रहा है। मैं इन विचारों से उबरना चाहती थी, इसलिए चाय और नाश्ता रेस्तरां में जाकर किया ताकि ध्यान बटे। इडली सांभर मंगवाया। नाश्ता करने के बाद चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। चाय समाप्त हुई तो नज़र सामने बैठी महिला पर गई। नजरें मिलते ही हम एक दूसरे को पहचान गए। नीरजा, वह महिला उठकर आ गई। शुभा शर्मा? अब शर्मा नहीं, शुभा जोशी हूँ। अच्छा, कब आई इंदौर? बस कल ही आई हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स लेने थे, राजबाड़ा, मांडू, माहेश्वर वगैरह के। अरे वाह, तुम कैसी हो शुभा? अच्छी ही हूँ। शाम को आओ घर, खाना हमारे साथ लेना। ये मेरा कार्ड। नहीं शुभा। क्या नहीं? अरुण अंजलि से मिली? हाँ, उन्हें भी बुला लेते हैं शाम को। वह चली गई और मैं रूम में लौट आई। रूम में फिर वही अकेलापन था। तन्हाई जीवन को उलट पलट कर देखने का अवसर देती है और फिर मैं अपनी ही महत्वाकांक्षाओं में अपनी भावनाओं की समीक्षा करने लगा वैवाहिक संबंध शाश्वत होते हैं, कितने पवित्र और सात्विक। अविनाश के उत्तेजनापूर्ण संबंधों में स्थायित्व नहीं है, वे क्षणिक आवेश ही थे। अरुण को अंजलि के साथ संतुष्ट जीवन जीते देख लगा उसे दोबारा पा लेने का मेरा दंभ आज टुकड़े टुकड़े हो गया है। उसे छोड़कर जाना बचपना ही तो था। अब आज मैं स्वतंत्र हूँ, परिपक्व भी, और गढ़ सकती हूँ अपना जीवन। पर संतुष्ट परिवार का सुख दोबारा चाह कर भी अब नहीं करा जाएगा। मैं नीरजा आईने के सामने खड़ी हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आई थी। रंग अब कलसाने लगा है। आंखों के नीचे उम्र झुर्रियाँ बनकर उतरने लगी है। तो क्या मेरा समय टल गया? रूम में ही सारा दिन अपनी ही नकारात्मक समीक्षा करते हुए निराश हो चली। रूम में टहलने के बाद स्नान किया, कपड़े बदले, संवर कर देखा तो लगा अब भी अच्छी लगती हूँ। बाहर अंधेरा होने लगा। टैक्सी बुलवाई और पंचमढ़ी के लिए चल पड़ी। अरुण को सूचना देना मुझे जरूरी नहीं लगा। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। नीरजा के इस आत्ममंथन के विषय में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शुक्रिया।